प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस. चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल. डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इंहांस हो सकें, इंक्रीज हो सके. राइट नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मस्ट बी कमिंग टू योर माइंड इज दैट इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम. राइट सो द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल, बट व्हाट यू नीड टू डू. आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता हो कि हाँ मीडियम को चेंज तो करना चाहते हैं, बट व्हाट वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. राइट first of all you should start focusing on reading. The more you read the better your communication skills, your understanding skills, your comprehension skills will develop. Right और दूसरी सबसे important चीज है you start listening things more and more into English. Right so don't abstain yourself from listening into English. आप उससे डरिए मत, घबराइए मत कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं इंग्लिश में सुनूंगा या सुनूंगी तो मतलब मेरे को कैसे समझ में आएगा. ठीक है ना, इनिशियली तो मेरी हिंदी मीडियम से पढ़ाई हुई है तो मैं कैसे समझ सकता हूँ इसी. ठीक है, ऐसी कोई फियर्स को दिमाग में पहले से मत बैठाइए. ठीक है ना, प्रेजुडिसेस को मत रखिए आप अपने मन में. वो मतलब जो भी बातें ऐसे बोली गई कि इंग्लिश तो पढ़ना बहुत ज़्यादा टफ है और हिंदू तो स्पेशली बहुत ज़्यादा टफ है. राइट तो ये पूरा जो है वो हिंदी मीडियम के लिए डेडिकेटेड है. हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होना चाहते हैं हिंदी से. राइट सो उनके लिए कैसे कर सकते हो, तो देखिए सबसे पहले दिस इज हाउ आई विल बी रीडिंग फॉर यू. राइट सो जब मैं आपके लिए एडिटोरियल को रीड करता हूँ तो आप भी उसको इमिटेट करिए. जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे यू जस्ट ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग द वे आई एम रीडिंग इट फॉर यू. राइट सो वंस यू स्टार्ट रीडिंग एटलीस्ट आप जो है इंग्लिश को रीड करना स्टार्ट कर सकेंगे. राइट तो जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन आता है सीसैट में, उसमें भी आप अच्छा खासा धीरे धीरे आप अगर मेहनत करें अभी तो मतलब जो है नेक्स्ट ईयर के लिए आप अगर मान लीजिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. आप कम से कम मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो पार्ट है सीसैट में, और उसके साथ साथ अगर आप आरसी को भी अच्छे से कर लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, तो आपके क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. राइट सो हियर जैसे पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या फोकस करना चाहिए. जब भी एडिटोरियल हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी हेडिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए. राइट लाइक इंडिया France and what keeps their ties sticking. Right so this is how we should read India, France and what keeps their ties sticking. Right so ऐसे अगर आप इसको रीड करेंगे तो थोड़ा सा ब्रेक करके जब आप इसको पढ़ते हैं ना तो आपको चीज़ें थोड़ा सा समझ में आती है. जैसे इंडिया, फ्रांस एंड व्हाट कीप्स देयर टाइज स्टिकिंग, मतलब जो यहाँ पे टाइज मतलब जो एक दूसरे का जो रिलेशनशिप है. ठीक है ना, अब जैसे मतलब टिकिंग क्या होता है, तो जैसे मतलब आपने कोई बॉक्स बनाया. ठीक है ना, तो उसमें टिक लगा. आपने सुबह से वो कि मैं आज हिस्ट्री भी पढ़ूंगा, आज मैं पॉलिटी के 2 चैप्टर पढ़ूंगा, आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, ऐसे करके आपने बॉक्सेस बनाए. राइट तो उनको आपने ऐसे हिस्ट्री को पढ़ लिया, आपने पॉलिटी पढ़ लिया, न्यूज़, तो आप उनको टिक कर देते ना. तो ऐसा क्या है व्हाट कीप्स देयर टाइज, मतलब देयर मतलब हो गया उनके, तो उनके किसके यहाँ पे इंडिया और फ्रांस. ठीक है ना, इंडिया और फ्रांस से मतलब है देयर का. ठीक है ना, सो इंडिया, फ्रांस एंड व्हाट कीप्स देयर टाइज स्टिकिंग. ठीक है ना, सो इंडिया और फ्रांस में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे उनके जो रिलेशनशिप है वो अच्छी तरीके से बेहतर होते जा रहे हैं. ठीक है ना, अब इसको कैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी शुड रीड, तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके करूंगा सो दैट स्टेप बाय स्टेप यू बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना, और एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द समरी ऑल्सो. राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड. In 1998, India put France in what should have been a tough spot. 1998 में इंडिया ने फ्रांस को एक ऐसी सिचुएशन में कर दिया था जो कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं मतलब जो है डिफिकल्ट थी. ठीक है ना, अब जैसे आपने यहीं से पढ़ा और तुरंत आपने मीनिंग निकाला. अब जैसे आपने यहाँ से पढ़ा ना, इन 1998 इंडिया पुट्स फ्रांस इन व्हाट शुड हैव बीन अ टफ स्पॉट. राइट तो इतना पढ़ने से आपको इसकी मीनिंग क्लियर नहीं होगी. तो आपको कैसे पढ़ना सबसे पहले वो सीखना. तो ओवर पीरियड टाइम अगर आप एक मंथ तक फॉलो करते हैं जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं तो आपकी एक अच्छी हैबिट बन जाएगी और आपको बहुत सारी टेक्निक्स भी पता चलेंगी कि आपको कैसे मीनिंग निकालना. राइट सो अब यहां से पढ़ते हैं. इन 1998 इंडिया पुट फ्रांस इन व्हाट शुड हैव बीन अ टफ स्पॉट. जस्ट अ फ्यू मंथ्स आफ्टर फ्रेंच प्रेसिडेंट, यहां पर अब इनको कैसे पढ़ेंगे, जैक्विस नहीं पढ़ेंगे, चिराग नहीं पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे जक इसको पढ़ते हैं जक शिराक इसका प्रोनाउंसिएशन होगा. ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट रहे हैं फ्रांस के. राइट सो आपको ऐसे इनको पढ़ना है. अभी देखिए फिर से स्टार्ट करते हैं. इन 1998 इंडिया पुट फ्रांस इन व्हाट शुड हैव बीन अ टफ स्पॉट. जस्ट अ फ्यू मंथ्स आफ्टर फ्रेंच प्रेसिडेंट जैक शिराक हैड बीन द चीफ गेस्ट at the Republic Day parade in Delhi, and Prime Minister I.K. Gujral signed India's first ever strategic partnership agreement with him. Newly elected Prime Minister Atal Bihari Vajpayee announced that nuclear tests had been conducted in Pokhran 2 in May. In the United Nations Security Council, French diplomats joined the P5 countries in condemning the tests, but did not join along with the United Kingdom and Russia. The United States-led move to impose sanctions on India, nor did France scrap the strategic partnership agreement. Now, first of all, you have read this, right? Now, since you have read it, जैसे कि अब आपने इसको एक रीडिंग सी आपने आराम से कंप्लीट की. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, अब इसका मीनिंग निकालना स्टार्ट करते हैं. कि देखिए 1998 में इंडिया ने फ्रांस को एक ऐसी सिचुएशन में रख दिया जो कि बहुत ज़्यादा टफ थी. अब वो सिचुएशन नीचे एक्सप्लेन की गई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक. ठीक है ना, देखिए जस्ट अ फ्यू मंथ्स आफ्टर, कुछ ही महीनों के बाद,
ठीक है ना, जस्ट कुछ महीनों के बाद ही जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे, जक शिराक जिनका नाम था, हैड बीन द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली, ठीक है ना, जो दिल्ली में जो रिपब्लिक डे परेड हमारी होती है, ठीक है ना, उसमें वो चीफ गेस्ट थे, ठीक है ना। एंड प्राइम मिनिस्टर आई के गुजराल साइंड इंडियाज फर्स्ट एवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद हिम। उस वक्त आई के गुजराल जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे पहली इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है साइन किया था। तो ये एक मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट कि कभी आ जाए, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या हुआ, न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी अनाउंस दैट, ठीक है ना, जो उसी वक्त नए नए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने ये अनाउंस किया। तो उन्होंने ये क्या अनाउंस किया, दैट न्यूक्लियर टेस्ट हैड बीन कंडक्टेड इन पोखरण। सो ये एक जगह है पोखरण जो कि वहाँ पर राजस्थान में है, वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, ठीक है ना। उसके बारे में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी मई में, ठीक है। इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, राइट, सो इसको क्या बोलते हैं, यूएनएससी, ठीक है। सो इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फ्रेंच डिप्लोमेट्स ज्वाइन द P5 कंट्रीज। तो ये हमारी P5 क्या, परमानेंट 5 कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट है, राइट। अब वो P5 कंट्री कौन सी है, फ्रांस है, रशिया है, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स है और यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है ना। ऐसे 5 कंट्रीज हैं टोटल, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज और एक हमारी चाइना है, ठीक है। ये 5 कंट्रीज जो हैं, तो उसमें क्या हुआ कि जब ये हमारे यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, ठीक है ना, तो इसके अगेंस्ट में अब देखिए कैसे बातें यहाँ पे सामने आई कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रेंच डिप्लोमेट्स जो भी थे, मतलब ये इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में इंडिया और फ्रांस की जो रिलेशनशिप है, जो फ्रेंडशिप है, वो कितनी अच्छी है, कितना फ्रांस हमें फेवर करता रहा है बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस में भी, उसके बारे में बताएगा। तो बेसिकली एक फ्रांस और इंडिया की बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको इस एडिटोरियल में देखने को मिलेंगी, राइट। सो फ्रेंच डिप्लोमेट्स ज्वाइन द P5 कंट्रीज इन कंडेमिंग द टेस्ट, मतलब कंडेमिंग करना मतलब जैसे भर्त्सना करना या उनको गलत बताना, ठीक है ना। तो ये पांचों कंट्री जो है जो थी, मतलब P5 कंट्री जो थी, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट है, उन सारों ने मिल करके जो हमारा टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट, उसके बारे में बोला कि ये गलत है, ठीक है ना। तो इतना तो बोला उसने, इतना तो फ्रांस ने बोला कि हाँ ठीक नहीं किया, बट डिड नॉट ज्वाइन अलॉन्ग विद यूनाइटेड किंगडम एंड रशिया। लेकिन रशिया, जो रशिया है और यूनाइटेड किंगडम है, ये जो 2 कंट्रीज थी, उसके साथ में फ्रांस ने भी क्या बोला, सैंक्शंस जो है ना, सैंक्शंस लगाने का फेवर नहीं किया, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा था कि सैंक्शन लगाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पर यूनाइटेड किंगडम, रशिया और फ्रांस, ठीक है ना, ये तीनों कंट्रीज ने बोला कि हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे इंडिया पर। हाँ मतलब इंडिया ने गलत किया है बट हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे, राइट। नॉट डिड फ्रांस स्क्रैप द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अभी देखिए यहाँ पे लिखा था ना, जो यहाँ पे इंडियाज फर्स्ट एवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो आई के गुजराल जी जब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और जब जक शिराक के साथ उन्होंने फर्स्ट एवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो अग्रीमेंट किया था, और उसके बाद ही जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उनके टाइम में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, राइट। तो ये जो डील हमारी हो गई थी, उसको भी फ्रांस ने स्क्रैप मतलब खत्म नहीं किया, ठीक है ना। नॉट डिड फ्रांस स्क्रैप द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, राइट। तो उसको भी खत्म किया। तो आप देखिए कि कितने खराब से खराब सिचुएशन में, टफ से टफ सिचुएशन में फ्रांस हैज बीन हेल्पिंग इंडिया, राइट। तो इसीलिए ये जो है यहाँ पे एडिटोरियल ऐसा बनाया गया कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, व्हाट कीप्स देयर टाइज टिकिंग। तो मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि जो है कि इंडिया फ्रांस का रिलेशनशिप थ्राइव हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, राइट। तो ऐसी ही चीजें हैं कि जब इंडिया डिस्ट्रेस में होता है, जब पूरा वर्ल्ड उसके खिलाफ होता है, तब भी फ्रांस ने हमारा साथ दिया। तो ऐसी ही वजह से आज हमारा इंडिया और फ्रांस का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें रिसेंट के काफी मुद्दे आएंगे, ठीक है। द फिलॉसफी बिहाइंड द रिलेशनशिप, मतलब फिलॉसफी मतलब क्या होता है, दर्शन, ठीक है ना। और एक तो फिलॉसफी का मतलब होता है द लव फॉर नॉलेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलॉसफी मतलब क्या, फिलॉसफी क्या है जो इंडिया और फ्रांस के बीच में रिलेशनशिप है, व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड इट, राइट। उसके पीछे का क्या रिश्ता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। सो थ्रू आउट देयर रिलेशनशिप, थ्रू आउट देयर रिलेशनशिप, मतलब थ्रू आउट मतलब ये होता है, थ्रू आउट का मीन्स होता है शुरू से आखिर तक। तो मतलब जब से इंडिया और फ्रांस की रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है, ठीक है ना, सो तब से लेकर के अब तक, उसके बारे में बताया गया। आगे बताया गया है, New Delhi and Paris have built a tradition of joining each other's National Day parades. तो न्यू दिल्ली मतलब इंडिया एंड पेरिस मीन्स फ्रांस, उन्होंने एक ऐसी रिलेशनशिप, एक ऐसी तरीके की जो है, मतलब इसको बोलते हैं ट्रेडिशन को आप बोल सकते हैं, परंपरा, ठीक है ना। एक ऐसा ट्रेडिशन को बनाया है कि वो दोनों एक दूसरे की नेशनल परेड्स को मतलब अटेंड करते हैं एज अ चीफ गेस्ट, ठीक है ना। तो मिस्टर जक शिराक जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो मतलब जो है जक शिराक हिमसेल्फ वॉज गेस्ट एट इंडियाज रिपब्लिक डे ट्वाइस। तो वो खुद ही 2 बार जो है इंडिया की रिपब्लिक डे पर एज अ चीफ गेस्ट आ चुके थे। और हिज फर्स्ट अपीयरेंस वॉज इन 1796, तो पहली बार वो 1796 में। देखिए अब यहाँ से चीजें ईजी होने लगी, आपको समझ में आया, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड वहां के प्रेसिडेंट थे, वालेरी स्कार द स्टांग, इसको ऐसे पढ़ते हैं, वालेरी स्कार द स्टांग, राइट।
ये सेकंड पर्सन थे जो 1980 में इंडिया में आए थे, ठीक है। और उसके बाद थे क्या, निकोलस सरकोजी जो 2008 में हमारे चीफ गेस्ट बनकर आए थे रिपब्लिक डे परेड पे। फिर क्या था, फ्रेंकोइस होलांदे, ठीक है ना, ये 2016 में बनकर के आए थे, हैव बीन द गेस्ट। तो मतलब तब से ये लोग जो है हमारे रिपब्लिक डे परेड में एज अ चीफ गेस्ट आते रहे हैं। फिर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री मनमोहन सिंह जी, वो 2009 में गए थे, जो कि बास्तील डे परेड होती है, वहाँ पर बास्तील एक फोर्ट है तो वहाँ पर परेड होती है फ्रांस की, ठीक है, तो वहाँ पर गए थे वो। उसके बाद नाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर इन्वाइटेड टू द बास्तील डे परेड, ठीक है ना, जो बास्तील डे परेड है, जैसे हमारे यहाँ रायसीना हिल है तो वहाँ पर जो है इसको बोलते हैं बास्तील फोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना, तो वहीं पर ये परेड होती है उनकी इंडिपेंडेंस डे की, ठीक है। तो उसमें जो है सबसे पहले हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी को बुलाया गया था, उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था, ठीक है, बास्तील डे पर, अभी रिसेंटली वो वहाँ से आए हैं, ठीक है। While the purchase of defense equipments often overshadows the outcome of any of these big visits. अब क्या ऐसे बता रहे हैं, while the purchase of the defense equipment, जो डिफेंस इक्विपमेंट, जो डिफेंस के सामान जैसे मतलब रफाल वगैरह जैसे हम खरीदते हैं, तो क्या करता है अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, ओवर शेडो कर देना मतलब जो है अक्सर, मतलब क्या होता है कि जैसे डिफेंस डील हुई तो डिफेंस डील का इतना ज़्यादा मतलब ढिंडोरा पीट जाता है कि हाँ डिफेंस डील हुई, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि द आउटकम ऑफ एनी दीज बिग विजिट्स, अब जैसे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं वहाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं फ्रांस, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो कहीं ना कहीं छिप जाती हैं जो ये हमारे मतलब डिफेंस इक्विपमेंट की जो भी डील्स होती हैं उनके अंदर, ठीक है। तो मतलब जो है क्या है कि डिफेंस डील को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, और जो विजिट्स हो रही हैं ये मतलब रिपब्लिक डे परेड्स वगैरह पे, इंडिपेंडेंस परेड पे, उस पर इतना नहीं दिया। तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दीज पर्टिकुलर लाइन्स, राइट। सो नाउ इट इज़ द अंडरलाइंग फिलोसफी। अब यहाँ पे अंडरलाइंग मतलब क्या होता है, मेन मतलब जो मुख्य है, जो बेसिक, जो फंडामेंटल, ठीक है ना, इट इज़ द अंडरलाइंग फिलोसफी, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक समझ है ऑफ देयर एंगेजमेंट, ठीक है ना, हम दोनों मतलब देशों के बीच में जो एंगेजमेंट है, ठीक है ना, जो मेल मिलाप होता है, उसकी जो सबसे मुख्य बात क्या है, दैट प्रॉपल्स, जो मतलब जो है प्रॉपल्स मतलब क्या होता है कि मतलब पुश करना, ठीक है ना, पुश करना, ठीक है ना, प्रॉपल्स मतलब पुश करना। सो जो पुश करती है इंडिया एंड फ्रांस टाइज फॉरवर्ड, जो इंडिया और फ्रांस के जो टाइज हैं, जो रिलेशनशिप है, फॉरवर्ड मतलब आगे, उनको आगे बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है ना, ऐसी चीजें हैं। बोथ कंट्रीज हैव हेल्ड ऑन टू, ऐसे पढ़ना है आपको, बोथ कंट्रीज हैव हेल्ड ऑन टू 3 पिलर्स इन द रिलेशनशिप, ठीक है ना, जो दोनों कंट्रीज हैं उन लोगों ने पकड़ रखा है, हेल्ड ऑन मतलब पकड़ रखा है, स्टिक कर रखा है, और मतलब किस चीज को, टू 3 पिलर्स, ये जो 3 पिलर्स हैं जो इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप के बीच में है, ठीक है ना। अब वो कौन से 3 पिलर्स हैं, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। अब देखिए यहां से आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर दोस 3 एलिमेंट्स और व्हाट आर दोस मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और द पिलर्स ऑन विच द इंडिया एंड फ्रांस रिलेशनशिप इज बेस्ड, राइट, तो अगर आपको इसको नोट्स बनाना है, ठीक है, तो आप मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ते हैं, मीन्स आप मान लीजिए जो है टैबलेट में पढ़ रहे हैं या लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, तो आपको यहीं से कैसे नोट्स पढ़ना, देखिए मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करिए कि ये जो रिलेशनशिप है ना, तो आप यहाँ से लिखिए 3 पिलर्स इन द रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो आपने यहाँ से किया, आपने इसको ऐसे कॉपी किया होगा, और यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके, राइट। तो ये देखिए आपने ऐसे किया, तो अब जब ये चीज़ों को आप ऐसे करेंगे, थोड़ा सा आप इसको इंक्रीज कर लेते हैं, राइट, अभी आपके सुविधा के लिए, ठीक है ना। तो 3 पिलर्स ऐसे किया, ये बना लिया आपने, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, राइट। सो नॉन इंटरफेरेंस मतलब किसी भी तरीके से हम मतलब जो इंटरनल, जैसे मान लीजिए कि अभी मतलब फ्रांस में जो एक इमिग्रेंट था, उसकी मतलब 18 ईयर्स का बॉय था, उसकी डेथ हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे वायलेंस वगैरह हो गया था, पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज़ है, अभी रिसेंट की बात है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, उस पर इंडिया ने कोई एक भी शब्द नहीं बोला, ठीक है। और जैसे यहाँ पर मणिपुर में हमारे यहाँ वायलेंस हो रहा है, क्या भी हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उसके बारे में फ्रांस भी कुछ नहीं बोलता। तो इसका मतलब है नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है ना, किसी भी तरीके का हम लोग दखलंदाजी नहीं करते हैं इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, जो आंतरिक मामले हैं उनमें, ठीक है। स्टीड फास्ट, एक स्टीड फास्ट मतलब होता है स्ट्रांग, ठीक है ना, स्टीड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रांग, ठीक है ना। तो एक स्टीड फास्ट बिलीफ है, ठीक है ना, एक विश्वास है इन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एज एक्सप्रेस बाय प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉल, ठीक है ना। जो मतलब एक स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, मतलब स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि हम लोग जैसे मान लीजिए कि जैसे रफाल हम खरीद रहे हैं, वो हम मतलब फ्रांस से खरीद रहे हैं, और हम कोई और तरीके की मिसाइल्स हम रशिया से परचेज कर रहे हैं, या कुछ हम मान लीजिए जो है मतलब F करके 15 या F5 करके जो फाइटर जेट्स हैं वो हम यूएस से खरीद रहे हैं। तो उसमें क्या है, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है हमारी, हमारे पास ये स्वायत्ता है कि हम किसी भी कंट्री से कुछ भी खरीदें, उसमें फ्रांस को बुरा नहीं लगता है, ठीक है ना। सो एक इस तरीके का बिलीफ है, स्टेट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है। तो अब जैसे यहाँ पे ये वर्ड है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो आपको मैंने समझा दिया, वो भी एग्जांपल देकर, राइट। तो अब आप इसको यहाँ पे दूसरे नंबर पे ले जाके आप इसको पेस्ट कर लेंगे, राइट, ठीक है, ऐसे करके आप इसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है।
तो ये 2 पॉइंट्स हो गए थे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बस उसी का नोट्स बनाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बिलीफ हो गई, ये स्टैटिक ऑटोनॉमी होगी। ऐसा मतलब किसने कहा था, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे चार्ल्स डी गॉल ने कहा था, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड नॉन अलाइनमेंट, ठीक है ना। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था ना, कि मतलब किसी के जैसे मतलब जो उस वक्त का जैसे मतलब जो है जब हमारा कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था, तो ये वर्ड जब आया है नॉन अलाइनमेंट, तो जब कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था, ठीक है ना, 1945 से लेकर 1992 तक, ठीक है ना, कि जिसमें सोशलिज्म और जो कैपिटलिज्म के बीच में वॉर चला था, वेस्ट वर्सेस जो है जो हमारा ये था सोवियत यूनियन, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, नॉन अलाइनमेंट, तो जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सो अब यहां से देखिए, एंड नॉन अलाइनमेंट एज एक्सप्रेस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। जो हमारे प्रेसिडेंट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ये एक्सप्रेस किया था कि नॉन अलाइनमेंट एंड अ रिफ्यूजल टू पुल द अदर्स, to pull the other into its own coalitions and alliances, ठीक है ना। तो नॉन लाइन मतलब ना ही हम रशिया के साथ हैं और ना ही मतलब मीन्स ना ही हम सोवियत यूनियन के साथ थे उस वक्त, और ना ही हम वेस्ट के साथ थे, ना ही हम यूएस के साथ थे, ठीक। तो ना ही हम कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, ना ही हम फुली सोशलिज्म को सपोर्ट, हम नॉन अलाइन थे, हम किसी के साथ, हम न्यूट्रल थे, ठीक है ना। तो ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया था। एंड अ रिफ्यूजल टू पुल ईच अदर्स इनटू ओन कोलिशंस एंड अलायंसेस, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कोलिशन और अलायंसेस, जैसे मान लीजिए एससीओ है, ठीक है ना, जो हमारी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए ब्रिक्स है, ठीक है ना। तो ब्रिक्स में इंडिया पार्ट है और उसमें फ्रांस नहीं है, तो हम फ्रांस से ये नहीं बोलेंगे कि ऐसा करिए, हमारी आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, तो आप हमारे ब्रिक्स का जो है एक पार्ट बन जाइए, ठीक है ना। तो जो है तो मतलब ये हम नहीं करते, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अ रिफ्यूजल टू पुल द अदर इनटू इट्स ओन कोलिशन, तो हमारे जो कोलिशन मान लीजिए ब्रिक्स है, ठीक है ना, और मतलब इस तरह के जो हमारा आसियान है, तो इसमें हम नहीं चाहते, तो इसमें हम कभी उसको प्रेशर नहीं करते फ्रांस को कि आप हमारे साथ आइए, और ना ही फ्रांस बोलता है, जैसे मान लीजिए फ्रांस जो है नेटो का मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो फ्रांस भी हमसे नहीं कहता है कि नहीं इंडिया आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्या है, हम लोग बिल्कुल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देते हैं कि आप अपने अपने मतलब डोमेन में फ्री हैं, कुछ भी करें, राइट। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। आई थिंक थिंग्स आर बिकमिंग इंटरेस्टिंग, राइट, बिकॉज थिंग्स आर बिकमिंग ईजी फॉर यू, राइट। सो नाउ द ऑकवर्डनेस, इसको कैसे पढ़ेंगे, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड, awkwardness, the awkwardness in 1998 after all would have been nothing in comparison to Chirac's visit to India in 1976। अब बताया कि जो awkwardness मतलब बहुत ही परेशानी भरी, मतलब कैसी ऐसी स्थिति में जब आप आ जाएं कि बहुत असहज महसूस करें, तो 1998 में क्या था, मतलब आफ्टर ऑल क्या होता है, अंततः would have been मतलब होता, ठीक है ना, would have been nothing in comparison to Chirac's visit to India in 1976, जो 1998 में जो हुआ था, ठीक है ना, उसकी वजह से, ठीक है ना, उसकी वजह से तो उनको कम ऑकवर्डनेस फील हुई, जितना कि जब वो शिराक, जो वहाँ के जक शिराक जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जब उन्होंने इंडिया को विजिट किया 1976 में, तब उन्हें और ज़्यादा मतलब ऑकवर्डनेस फील हुई। क्यों, क्योंकि 1975 में क्या हुआ था, इमरजेंसी लागू हो गई थी, राइट है, अपने यहाँ पे इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी हो गई थी इंदिरा गांधी की वजह से, ठीक है। अब देखिए क्या है, नॉट 6 months बिफोर दैट, नॉट 6 month, ठीक है ना, 6 महीने से पहले की बात है लगभग, ठीक है ना, ठीक है, नॉट 6 months बिफोर दैट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैज डिक्लेयर द इमरजेंसी, ठीक है ना। तो 1976 में वो आए, और वो जो है 1975 में उन्होंने जो है इमरजेंसी को यहाँ पे इम्पोज कर दिया। तो बताया कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैज डिक्लेयर द इमरजेंसी, ठीक, एंड सस्पेंडेड फ्रीडम्स इन अ मूव दैट वाज क्रिटिसाइज अक्रॉस द वर्ल्ड, और उन्होंने हर तरीके की फ्रीडम को सस्पेंड कर दिया, जिसको पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज किया। बट शिराक, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, सॉ नो रीजन टू कैंसिल हिज विजिट। लेकिन जो फ्रांस, देखिए एक बार फिर फ्रांस ने, देखिए एक टाइम तो हमको यहाँ पर फ्रांस ने साथ दिया कि जो यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो उसमें जो है मतलब P5 के सारे कंट्री एक तरफ थे, बट उसने बोला, यूनाइटेड किंगडम और रशिया के साथ भी मिलकर बोला कि नहीं हम सैंक्शन का समर्थन नहीं करते, एक वहाँ पे उसने हमारा मदद किया, ठीक। तो इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बना सकते हैं। दूसरी जगह क्या किया कि जब जो है 1975 में, जब 1975 में यहाँ पर जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी इंपोज की, तो भी जब पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज किया, फिर भी जो वहाँ के जक शिराक जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, तो वो तो उनकी इंडिया में विजिट एक प्लान थी, ठीक है ना। तो उन्होंने कोई ऐसा रीजन नहीं देखा कि वो अपनी विजिट को कैंसिल करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितने ज़्यादा लिबरल पर्सन है वो, ठीक है, इंडिया के लिए। इन दिसंबर 1975 फ्रांस हैड होस्टेड, ठीक है ना, मेजबानी की, फ्रांस हैड होस्टेड द पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है ना। 1975 में दिसंबर में फ्रांस ने होस्टेड की, मतलब मेजबानी की, ठीक है ना, होस्ट किया आपने यहाँ, क्या किया, पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है कभी आपको, मतलब ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, राइट। एंड दैट लुक्ड एट द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, उस वक्त ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हो रही थी, ठीक है ना, ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, एंड दैट रोज फ्रॉम द अरब मींस यूएस अरब टेंशंस ओवर द योम किपुर वॉर। क्योंकि देखिए इसराइल
और जितनी भी अरब कंट्रीज हैं, तो जितना भी ऑयल आता है, तो यहाँ पे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस मतलब क्या है, ग्लोबल ऑयल क्राइसिस बेसिकली, ठीक है ना। तो योम किपुर वॉर किसके बीच में था, जो जितनी भी अरब कंट्रीज हैं वो सारी एक साइड थी और इसराइल एक साइड था। तो इसराइल को सपोर्ट कौन कर रहा था, यूएस कर रहा था, ठीक है ना। तो इसीलिए लिखा है कि यूएस अरब टेंशंस, ठीक है ना। तो बेसिकली मतलब तो वो तो मतलब इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे और इसराइल ने सबको हरा दिया था। बहुत ही फेमस, इसको बोलते हैं अक्टूबर वॉर भी बोलते हैं, रमदान वॉर भी बोलते हैं, क्योंकि उसी मंथ में मतलब बकरीद वगैरह होती है और इस्लाम धर्म में बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है वो, या इसको योम किपुर वॉर भी बोल सकते हैं, राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जितने अरब कंट्रीज थे वो सारे के सारे इन्वॉल्व थे वॉर में, तो जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में ऑयल की सप्लाई काफी कम हो गई थी। तो पूरे ग्लोबल, तो यही ना कि ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया, और एनर्जी यहाँ पे मान लीजिए ऑयल आप, ठीक है ना। तो पूरे वर्ल्ड में ऑयल की क्राइसिस हो गई थी, ठीक है ना। तो उसी क्राइसिस के जो इम्पैक्ट है पूरे वर्ल्ड में, जो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर जो जो इम्पैक्ट होने वाला था, असर होने वाला था, उसको असेस करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए दिसंबर 1975 में फ्रांस ने होस्ट किया, क्या होस्ट किया, मेजबानी होस्ट की, मतलब एक तरीके की, उसमें कौन सी कॉन्फ्रेंस की, पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन की, भाई इसको देखा जाए, इस कॉन्फ्रेंस में आकर के बातचीत किया जाए कि कैसे इस एनर्जी क्राइसिस को डील किया जा सकता है, राइट। आई होप एवरीबडी मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ वेरी clear and very simple way, right? So India was one of a few invitees to the preparatory committee. India was one of few, मतलब कुछ ऐसे invitees थे, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जिनको इनवाइट किया गया था प्रिपरेटरी कमेटी के लिए, ठीक है ना। जो वहां पर मतलब जो ये कॉपरेशन वाली जो ये कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, इसके बारे में पहले मतलब क्या प्रिपरेशन की जानी चाहिए, कौन कौन से मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उस कमेटी में इंडिया को शामिल करने के लिए इन्वाइट किया गया था। आप सोचिए कि इंडिया को कितनी इंपॉर्टेंस देता है फ्रांस, ठीक है। When Chirac was in Delhi January, right, he praised India's role in bringing disparate global positions together. अब यहाँ पे डिस्परेट मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है ना। अलग अलग जो ग्लोबल पोजीशंस थे उनको साथ लाने की जो इंडिया ने कोशिश की थी, उस इंडिया के रोल को जो है शिराक ने बहुत ज़्यादा प्रेज किया था, बहुत ज़्यादा वो किया था, मतलब जो है एक हिसाब से मान लीजिए अप्रिशिएट किया था, बहुत ज़्यादा तारीफ की थी, राइट। तो इस तरीके से देखिए फ्रांस ने कितना हमारा साथ दिया यहाँ पर भी, ठीक है। स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी एंड डिफेंस वर इवन देन, मतलब तब भी जो स्पेस का मुद्दा है, न्यूक्लियर एनर्जी का जो मुद्दा है, और जो डिफेंस का मुद्दा है, जो हमारे सुरक्षा या रक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वर इवन देन मतलब उस वक्त भी द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ द रिलेशनशिप, जो फ्रांस और इंडिया के रिलेशनशिप है उसके कॉर्नर स्टोन, मतलब मेन पॉइंट यही हुआ करते थे, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना, जो न्यूक्लियर एनर्जी है और स्पेस का मुद्दा है और जो डिफेंस है, ठीक है ना। आज भी देखिए हम लोग रफाल वगैरह कहाँ से खरीदते हैं, यहीं से खरीदते हैं ना। तो जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए कि इंडिया फ्रांस के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आए, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी एंड डिफेंस वर इवन देन द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ द रिलेशनशिप। तो इसके मतलब तो आप ये बता सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा तो वो न्यूक्लियर एनर्जी या डिफेंस या स्पेस आएगा, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों से हम डील करते हैं फ्रांस के साथ, राइट। तो अगर आप ये लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता रहेगा, हाँ इसको मतलब जो है इस इंसान को पता है ये, राइट। यहाँ से कर सकते हैं आप। इन 2006 शिराक रिटर्न टू दिल्ली, ठीक है ना। 2006 में जो जक शिराज थे वहाँ के प्रेसिडेंट थे फ्रांस के, वो फिर से दिल्ली आते हैं टू ले द स्टेज फॉर द सिविल न्यूक्लियर डील, ठीक है ना। सिविल न्यूक्लियर डील बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सिविल न्यूक्लियर डील की मतलब टू ले द स्टेज, एक तरीके से एक प्रिपरेशन, एक तरीके से एक मतलब जो है एक मतलब चीज़ को सेट करना पहले से, कि पहले विजिट करते हैं फिर वहाँ बातचीत करते हैं सिविल न्यूक्लियर डील कैसे जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में हो सकती है। नाउ नेक्स्ट लाइन इज व्हेन इंडिया वॉन इट्स वेवर, वेवर मतलब होता है छूट, ठीक है। व्हेन इंडिया वॉन इट्स वेवर एट द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है ना, जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, इन 2008 में इंडिया को उससे छूट मिल गई थी, ठीक है ना। इट वॉज फ्रांस, इट हैड डन मच ऑफ द हैवी लिफ्टिंग फॉर द वेवर। अब इट वॉज फ्रांस, इट हैड डन, अब ये फ्रांस ही था, यहाँ पे क्या है, इट वॉज फ्रांस, तो इसका मतलब होगा ये फ्रांस ही था, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया को छूट मिली थी, इसका मतलब पहले सैंक्शन लगे हुए थे, ठीक है। तो ये फ्रांस ही था, इट हैड डन मच ऑफ द हैवी लिफ्टिंग, हैवी लिफ्टिंग मतलब जो भी इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगे थे उनको हटवाने में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मदद की थी, बहुत ज़्यादा एडवोकेसी हमारी तरफ से फ्रांस ने ही की थी। एंड नॉट द यूएस, यूएस ने इतनी नहीं की थी, दैट इंडिया साइंड इट्स फर्स्ट सिविल न्यूक्लियर डील विद। सो इंडिया, अगर ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया ने अपनी सबसे पहली सिविल न्यूक्लियर डील किस कंट्री के साथ साइन की थी, यूएस और जो है फ्रांस, तो फ्रांस इसका आंसर होगा, राइट, ठीक है। सो राइटिंग अबाउट हिज डिसीजंस इन हिज मेमोयर्स, तो मेमोयर्स मतलब अपने एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने लिखा, एक बुक लिखी है, ठीक है ना, जो जक शिराज हैं। तो राइटिंग अबाउट हिज डिसीजंस, जो भी डिसीजंस उन्होंने लिए अपनी प्रेसिडेंसी के टाइम में, जब वो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो उसके बारे में उन्होंने कहा। देखिए ये जो शिराज थे बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है इंडिया के लिए, क्योंकि उन्होंने संस्कृत वगैरह भी सीखने की कोशिश की थी, आप आगे में आराम से देखेंगे। राइटिंग अबाउट हिज डिसीजंस इन हिज मेमोयर्स, ठीक है ना, अपनी मेमोयर्स में जो एक हिस्ट्री की मतलब एक जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, पास्ट एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में, उनको सबको एक जगह पर लिखते हैं, उसको बोलते हैं मेमोयर लिखते हैं, ठीक है। मेमोयर पढ़ते हैं इसको, मेमोयर, राइट। सो राइटिंग अबाउट हिज डिसीजंस इन हिज मेमोयर, शिराक, ठीक है ना, who 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 actually confessed
अ यूथफुल लव, ठीक है ना, एक यूथफुल लव मतलब जब वो यंग थे, ठीक है ना, यूथफुल लव एंड पैशन फॉर इंडिया, ठीक है ना, उन्होंने कन्फेस, उन्होंने माना, इस बुक में उन्होंने माना कि मुझे इंडिया के प्रति बहुत ही लगाव और बहुत ही जुनून है इंडिया के लिए। अ टीन एज अटेम्प्ट एट लर्निंग संस्कृत, और उन्होंने बताया कि जब मैं टीन एज में था, 17 18 19 की एज में जब मैं था, तो मैंने संस्कृत सीखने की भी कोशिश की थी, ठीक है ना। Said that for him the strategic partnership was a means of establishing the primary role that India, by reason of its history, democratic choices, attachment to secularism, coexistence of different peoples, languages, and cultures, was called on to play in the aim of creating a more equally balanced world, ठीक है ना। अब इन्होंने बोला कि ये सब जो मैंने ऐसा किया था, ठीक है ना, said that for him the strategic partner, जो strategic partnership, देखिए strategic partnership का मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे मान लीजिए अडानी, हमारे यहाँ से अडानी हो गए, अंबानी हो गए, या टाटा हो गए, बिरला हो गए, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ के टाटा जी, रतन टाटा जी हैं, ठीक है, तो वो रेंज रोवर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, रेंज रोवर, लैंड रोवर जो कार बनाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको फ्रांस से रफाल लेना है, तो अब कुछ ऐसा अग्रीमेंट हो जाए इन दोनों प्राइवेट कंपनीज के बीच में, ठीक है ना, जो कि भारत सरकार और फ्रांस सरकार की मदद से, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ठीक है। सो ऐसे एग्जांपल्स को आप समझ, जिससे कि जब आप ये वर्ड पढ़ें तो आप फटाफट आगे मूव करते हैं, समझते चले कि हाँ इसका मतलब ये होता है, राइट। सो उन्होंने बताया कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो जो मीन्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग द प्राइमरी रोल, ठीक है ना, उसको एस्टैब्लिश करना, स्थापित करना था। मतलब अगर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखते हैं तो उससे हम स्थापित कर सकते हैं एक प्राइमरी रोल, एक मुख्य तरीके का रोल जो कि इंडिया प्ले करेगा। वो कैसे करेगा? क्योंकि इंडिया की जो हिस्ट्री है, जिस तरीके की हमारा इतिहास रहा है, जो हमारी जो लोकतांत्रिक चॉइसेस हैं, जैसे कि हम लोग फ्रीडम देते हैं, ठीक है ना, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, तो वो हम मतलब जो अपने लोगों को देते हैं, तो जो डेमोक्रेटिक चॉइसेस हैं, एंड जो हमारा सेक्युलरिज्म जो एक वैल्यू है हमारा, ठीक है ना, कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी भी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करता, सारे धर्म को इक्वली ट्रीट करता है, एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट, जैसे हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, क्रिश्चियन, पारसी, ये सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। तो क्या लिखा है? को एग्जिस्टेंस, मतलब कई लोगों का एक साथ रहना, को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पीपल्स। और कितने तरीके की लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ बोली जाती हैं, और कितने विभिन्न विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ मतलब जो कल्चर है, वाज कॉल्ड ऑन टू प्ले, तो इंडिया को मतलब आग्रह किया गया, कॉल्ड ऑन, ठीक है ना, इंडिया को आग्रह किया गया था टू प्ले इन द एम ऑफ क्रिएटिंग अ मोर इक्वली बैलेंस्ड वर्ल्ड, ठीक है ना। तो इंडिया को कॉल ऑन किया था, रिक्वेस्ट किया गया था, आग्रह किया गया था कि आप आइए, मतलब प्ले मतलब खेलना नहीं यहाँ पे, कि आप अपना ऐसा रोल निभाइए। तो वो मतलब रोल किस चीज़ के लिए निभाइए, कि एक एम है, ठीक है ना, और वो एम कैसा है? क्रिएटिंग अ मोर इक्वली बैलेंस्ड वर्ल्ड, ठीक है ना, पूरे दुनिया में एक समान मतलब तरीके की दुनिया को विकसित किया जा सके, ठीक है ना, जहाँ पर हर सभी को डेमोक्रेटिक चॉइसेस हो, सेक्युलरिज्म हो, ठीक है ना, हर एक इंसान आराम से रह सके, जो है, ठीक है, इस तरीके की जो वैल्यूज हैं उसके बारे में। तो ये उन्होंने शिराक जी ने लिखा है, जो कि माई लाइफ इन पॉलिटिक्स, इनकी बुक का नाम है, राइट। तो इसी को मेमोर बोल सकते हैं आप, राइट। मिस्टर मोदीज विजिट टू पेरिस लास्ट वीक सॉ मेनी ऑफ द सेम शेड्स ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है ना। अभी मिस्टर मोदी जो अभी लास्ट वीक गए थे पेरिस, उन्होंने देखा मेनी, मतलब उन्होंने देखा मेनी ऑफ द सेम शेड्स, मतलब जिस तरीके की बात अभी ऊपर जक शिराक जी ने की है, उसी प्रकार की चीज़ों को जो मतलब पार्टनरशिप के बीच में देखा उन्होंने। इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा पॉइंटेड आउट दैट डिस्पाइट the dramatic visuals of violent protests across France last month over the mistreatment of immigrant communities, Mr. Modi had not hesitated even once in planning his visit. अब देखिए ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है, कि ये जो शेड्स हैं, जब जक शिराक इंडिया आए थे तो उस वक्त क्या थी? इमरजेंसी इंपोज थी। तब भी उन्होंने ये नहीं सोचा, जब उनको पूरा वर्ल्ड क्रिटिसाइज कर रहा था इंडिया को कि आपने इमरजेंसी मतलब इंपोज कर दी, सारी तरीके की फ्रीडम्स को बंद कर दिया है, ठीक है, तो वो आए थे इंडिया विजिट करने के लिए, ठीक है। तो उसी समय देखिए अब इस वक्त क्या हुआ है, इस वक्त फ्रांस में एक मतलब जो है एक मिस ट्रीटमेंट हुआ है वहाँ की इमिग्रेंट कम्युनिटी। वो लगभग 18 ईयर्स का बच्चा था और कार वो ड्राइव कर रहा था, उसको गोली मार दी गई वहाँ पर, मतलब फ्रेंच पुलिस के द्वारा। तो उसकी वजह से पूरे देश में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया, ठीक है ना, स्थिति खराब हो गई। लेकिन देखिए ऐसी स्थिति थी, फिर भी देखिए जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया कि जो है मतलब डिस्पाइट द ड्रामेटिक विजुअल्स ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंट, बहुत ही विभत्स जिस तरीके का मतलब विरोध चल रहा है फ्रांस में लास्ट मंथ से, तब भी हमारे जो मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मतलब बिल्कुल हिचकिचाए नहीं वो वहाँ जाने से पहले, ठीक है। तो इसलिए देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ गए, तो वही सेम शेड्स हैं, ठीक है ना, जैसे उन्होंने किया वैसे हम भी करें उनके साथ, राइट। सो नीदर डिड फ्रांस ब्रिंग अप द यूरोपियन Parliament's criticism of India over the violence in Manipur or allegations of human rights violations, intolerance towards minorities, and curbing civil society freedoms. These were referred to in the resolution adopted by members of the European Parliament at the plenary session in Strasbourg ड्यूरिंग जुलाई 10 to 13 एंड ऑन द डे मिस्टर मोदी लैंडेड इन फ्रांस। अब यहाँ से यहाँ तक बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप समझ जाओगे इस बात को। यहाँ से यहाँ तक इसका मतलब कहने का है कि देखिए कि मोदी जी तो गए वहाँ पर, ठीक है ना, उसके साथ ही क्या हुआ, जब मोदी जी ने वहाँ पर लैंड किया तो जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, ठीक है ना, जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, तो उसने मतलब क्रिटिसाइज किया इंडिया को, ठीक है ना। अब उसने क्या क्रिटिसाइज किया कि जो भाई आपके मणिपुर में वायलेंस हो रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, क्यों हो रहा है भाई ऐसा, ठीक है ना, इनटॉलरेंस टुवर्ड्स माइनॉरिटीज, तो जो हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं जैसे मुस्लिम,
मुस्लिम्स हैं, ठीक है ना, मेनली मुस्लिम्स हैं जो सबसे बड़ी माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनके खिलाफ इनटॉलरेंस मतलब क्यों हो रहा है, और मतलब जो सिविल जो सोसाइटी मतलब जो सिविल सोसाइटी फ्रीडम्स हैं उनको कर्ब क्यों किया जा रहा है, मतलब उनको क्यों रोका जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे मूवमेंट्स वगैरह होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, उनको क्यों नहीं होने दिया जा रहा है। सो दीज वर रिफर टू इन द रेजोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें एक रेजोल्यूशन में जो एक संकल्प पत्र जो तैयार किया था, ठीक है ना, किन्होंने तैयार किया था, मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है ना, जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसके मेंबर्स ने तैयार किया था, ठीक है ना। और वो कहाँ क्या था, इसमें प्लीनरी सेशन में जो कि स्ट्रासबर्ग में हुआ था, ठीक है ना, जो कि जुलाई 10 से 13 के बीच में हुआ था, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए थे, ठीक है। तो देखिए नरेंद्र मोदी जी के साथ भी ऐसा हो रहा, तब भी देखिए वो फ्रांस को प्रायोरिटी देते कि नहीं हम फ्रांस से हमारा रिलेशनशिप है, हम जा रहे हैं वहाँ पे मिलने, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एपिसोड हुए, ठीक है। द यूक्रेन वॉर, अब देखिए अब यहाँ पे यूक्रेन वॉर का क्या मतलब है, ऑन अ मेजर जियो पॉलिटिकल स्टेज। अब देखिए जैसे जब भी आपको लिखा मिले जियो पॉलिटिकल, जब आप इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करेंगे तो आपको जियो पॉलिटिकल वर्ड बहुत मिलेगा। तो जियो पॉलिटिकल मतलब क्या है, देखिए हर चीज सबसे पहले ब्रेक करिए, तो यहाँ पे जियो, जियो मतलब क्या होता है अर्थ, ठीक है ना, और पॉलिटिकल मतलब क्या होता है जो राजनीतिक है हल्का फुल्का, ठीक है ना। तो ऐसी जमीन जहां पर राजनीति हो रही हो, तो इस समय ऐसी जमीन कहां पर है, तो ऐसी जमीन का देखिए आप बिल्कुल बिल्कुल सिंपल से मैं समझा रहा हूं, तो ऐसी जमीन कहां है, यूक्रेन और रशिया। तो ये जो दोनों भूभाग हैं पृथ्वी पर, ठीक है ना, वहां पर की राजनीति कैसे चल रही है, दोनों में वॉर हो रहा है, ठीक है ना। सो ऑन अ मेजर जियो पॉलिटिकल स्टेज, तो मेजर जियो पॉलिटिकल स्टेज क्या है यहाँ पर, जो रशिया यूक्रेन का वॉर है। तो देखिए जब भी ये आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि जब आप इस तरीके से समझ लेंगे तब आप समझिए कि आपको चीजें बहुत अच्छे से आने लगेंगी, राइट। सो ऑन अ मेजर जियो पॉलिटिकल स्टेज, this combination of non-interference and non-alliance plays into France's approach towards the नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट's position in the war in Ukraine। सिंपल सा इसका मतलब है कि जिस तरीके से नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है ना, तो नॉन इंटर मतलब किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना, और नॉन अलायंस, और वो किसी भी तरीके के अलायंस की आप भैया नेटो में आ जाइए, इंडिया प्लीज मतलब नेटो में आ जाइए, हम कह रहे हैं क्योंकि हम लोग जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट रशिया, तो ऐसा भी नहीं करते। तो नॉन अलायंस, किसी तरह का अलायंस नहीं करता फ्रांस हमसे, और और किसी तरह से इंटरफेयर भी नहीं करता। सो प्लेज इनटू फ्रांस, तो ये फ्रांस का अप्रोच है, ठीक है ना, किसके मतलब किसके लिए, टुवर्ड्स नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पोजीशन इन द वॉर इन यूक्रेन। तो जो हमारे देश का जो स्टैंड है मतलब यूक्रेन वॉर को लेकर के, उसमें वो किसी तरीके का इंटरफेयर नहीं करता, और ना ही वो कहता है कि आप नेटो में शामिल हो जाइए, राइट। देखिए बिल्कुल क्लियर, तो हमें खुली छूट दे रखी है, राइट है। सो इन मार्च 2022, अ मंथ इनटू दिस वॉर, ठीक है ना, एक महीना लगभग हो गया था मार्च 2020 में इस वॉर को। सो फ्रांस को ऑथर्ड अ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। तो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मतलब जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है जिसको यूएनएससी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना, तो उसका जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन मतलब एक संकल्प पत्र जो है मेक्सिको के साथ में लिख करके इन दोनों कंट्रीज ने लिखा था, जिसमें सॉट टू इंश्योर, सॉट मतलब क्या होता है कोशिश करना, सीक सॉट, तो ये सेकंड फॉर्म है जिसने कोशिश की गई थी टू इंश्योर अनहिंडर्ड मतलब बिना रोक टोक के, बिना रुके, अनहिंडर्ड ह्यूमैनिटेरियन एड मतलब होता है मदद, ठीक है ना, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की हित है ना, जिस मान युद्ध चल रहा है वहां पे लोग यहाँ खाना नहीं बन रहा भूखे हैं, तो उनके लिए अनहिंडर्ड एड बी अलाउड इन साइड द कॉन्फ्लिक्ट जोन। तो जहां अब जैसे ये मानिए कॉन्फ्लिक्ट जोन, तो कॉन्फ्लिक्ट जोन क्या है, रशिया है और यूक्रेन है, तो उसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड मतलब मानवता के तौर पे किसी भी तरीके की जो भी हम मदद करना चाहें तो उसको कोई ना रोके। ऐसा इन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक संकल्प जो रेजोल्यूशन बोलते हैं उसको हिंदी में मेक्सिको के साथ फ्रांस ने लिखा था, ठीक है। 2 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस फॉलोड, इसमें 2 राउंड की नेगोशिएशंस हुई, बातचीत हुई, ठीक है ना, विद होप्स इन पर्टिकुलर ऑफ विनिंग ओवर कंट्रीज सच एज इंडिया, ठीक है ना, मतलब अब इसमें नेगोशिएशन किया गया विनिंग ओवर कंट्रीज सच एज इंडिया, खास तौर पर इंडिया का दिल जीतने के लिए कि इंडिया को भी हम इसमें शामिल करने, गिवन द ह्यूमैनिटेरियन इशू, ठीक है ना, कि इंडिया को बताएं कि देखिए भाई ऐसा मानवता वाला मुद्दा है तो आप भी शामिल हो जाइए, ठीक है। द रेजोल्यूशन वॉज इवेंचुअली मतलब अंततः द रेजोल्यूशन वॉज इवेंचुअली ब्रॉट टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली व्हेन दैट एफर्ट फेल्ड, लेकिन ये जो है इंडिया अग्री नहीं किया इसके ऊपर, ठीक है ना, तो अंततः वो फेल हो गया और इस रेजोल्यूशन को, इस संकल्प पत्र को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लाया गया, क्योंकि ये फेल हो गया था यूएनएससी में, तो उसके बाद यहाँ लाते हैं जनरल असेंबली में आते हैं, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्या है, बट नो वर्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट वॉज एक्सप्रेस्ड बाय पेरिस व्हेन इंडिया एब्सटेन्ड देयर। जब जनरल असेंबली में वोटिंग हो रही थी तो इंडिया ने एब्सटेन मतलब अपने आप को अलग रखा, ठीक है ना, तो इंडिया ने अपने आप को अलग रखा, तो उस बात से भी कोई डिसअपॉइंटमेंट का कोई वर्ड जो है एक्सप्रेस नहीं किया फ्रांस ने, मतलब पेरिस ने, कि भाई देखिए इंडिया ने नहीं किया, हमारे इतने अच्छे आपसे रिलेशन है, आपने नहीं किया, गलत किया, ऐसा। तो देखिए इस तरीके की रिलेशनशिप होती है तभी देखिए कितनी आगे बढ़, तो ये सारे पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं, राइट। दो थ्रू द वॉर प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, आज के टाइम के यही प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, ठीक है ना, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन own stance has been more complex than that of other Western countries, even risking ridicule over the 7 to 8 extended calls he made to Russian President Vladimir Putin and a visit to Moscow in an attempt to talk Mr. Putin out of the war। अब देखिए जो मिस्टर मैक्रोन है उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका खुद का एक स्टैंड है, मतलब खुद का एक स्टैंड है, खुद का एक पक्ष है जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हैज़ बीन मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ अदर वेस्टर्न कंट्रीज। जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज मान लीजिए यूएस हो गया, ठीक है ना, तो ये सारी कंट्रीज का बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है स्टैंड, बट इनका स्टैंड क्या है कि इन्होंने रिस्क किया,
तो मतलब जो इवन रिस्किंग, रीड के मतलब हंसी का पात्र बन गए ये, कि इन्होंने 7 से 8 बार फ़ोन किया जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन को, ठीक है ना, एंड अ विजिट टू मॉस्को, और इन्होंने एक विजिट भी किया मॉस्को में। और ये मतलब किस लिए किया, एक मतलब उन्होंने ये मतलब कोशिश की, अटेम्प्ट मतलब एक उन्होंने थोड़ी सी मतलब कोशिश की टू टॉक टू मिस्टर पुतिन आउट ऑफ द वॉर, कि मतलब पुतिन से हम बात करके देखिए कि वो वॉर ना करें, आगे वॉर को एक्सटेंड ना करें। तो देखिए कितने लिबरल व्यक्ति हैं ये, उदारवादी व्यक्ति हैं कि जो कितना ज़्यादा भला सोचते लोगों का, राइट। तो आप अच्छे इंटेंशन के साथ चीज़ों को पढ़िए, राइट। More recently, Mr. Macron suggested he would travel to South Africa for the BRICS summit in August if invited to make his case there. अब इन्होंने बोला कि देखिए, चूंकि देखिए अब वहाँ रशिया से तो ये मिल नहीं पाए, बातचीत हो नहीं पाई, तो ब्रिक्स, तो यहाँ पे देखिए आर जो है ना, तो आर मतलब रशिया है, तो रशिया की जो समिट होने वाली है अगस्त में, ठीक है ना, और जो कि होने वाली है साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना, तो मिस्टर मैक्रोन जो बोले हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, ठीक है ना, इफ़ नॉट, अगर उनको बुलाया जाता है तो ये वहाँ पर भी जाएंगे, तो अपना केस रखेंगे भाई रशिया के सामने कि देखिए आप ऐसा बात नहीं, क्योंकि जो फ्रांस है वो ब्रिक्स का पार्ट नहीं है, राइट। अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग सम ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी विद विच दे व्यू द वर्ल्ड, ठीक है ना, वो बताएंगे कि हमारी समझ क्या है, और उसी समझ को वो शेयर करेंगे कि दुनिया में जो ये मतलब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, एक दूसरे के ऊपर जो इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है ना, तो उसके लिए मतलब वर्ल्ड का क्या नजरिया हो सकता है, ये उनको जो है अपने व्यूज रखेंगे उनके सामने। न्यू दिल्ली डिड नॉट हैव डिफरेंसेस विद फ्रांस ओवर मिस्टर मैक्रोन्स विजिट टू चाइना। और देखिए जैसे कि हम लोग मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो उन्होंने मेक्सिको के साथ एक संकल्प पत्र जो है, जो एक रेजोल्यूशन उन्होंने किया था ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए किया था, तो उसमें इंडिया अग्री नहीं हुआ, ठीक है, तो फ्रांस ने हमें कुछ नहीं कहा। वैसे ही हमारा चाइना देखिए राइवल कंट्री है, ठीक है ना, एक हिसाब से हमारी चाइना से बिल्कुल नहीं बनती। तो क्या है, दिल्ली डिड नॉट हैव डिफरेंसेस विद फ्रांस ओवर मिस्टर मैक्रोन्स विजिट टू चाइना इन अप्रैल दिस ईयर। तो अभी इसी अप्रैल में चाइना की विजिट की थी मिस्टर मैक्रोन ने, ठीक है ना, जो फ्रांस के जो हमारे प्रेसिडेंट है, राइट। तो इंडिया ने भी कोई वर्ड नहीं बोला कि हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंक्लूडिंग हिज स्टेटमेंट दैट यूरोप कैन नॉट बी अ वसाल स्टेट टू द यूएस ऑन इट्स चाइना पॉलिसी, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, जो स्टेटमेंट दिया वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया मैक्रोन ने, इंक्लूडिंग हिज स्टेटमेंट, मतलब जो हिज मतलब यहाँ पे मैक्रोन मतलब उनका स्टेटमेंट जो था, दैट यूरोप कैन नॉट बी अ वसाल स्टेट, वसाल से मतलब एक स्लेव स्टेट, मतलब एक मतलब गुलाम, मतलब यूएस का गुलाम नहीं है, टू द यूएस ऑन इस चाइना पॉलिसी, कि आपको चाइना के बारे में जब भी कुछ करना है तो आप इंडिया को जैसे यूज़ करते हो, ठीक है ना, तो आप मतलब फ्रांस को भी बोलो कि वैसे ही चले, कि हाँ भाई उनको ये दे दो, उनको वो दे दो, तो हम मतलब एक वसाल स्टेट, मतलब एक मतलब स्लेव की तरह, गुलाम की तरह, जागीरदारी नहीं है आपकी, मतलब यूएस से फ्रांस कह रहा है इनडायरेक्टली कि चाइना पे जो आपकी पॉलिसी है उसमें आप जो फ्रांस को या जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज को आप एक जागीरदारी की तरह यूज़ करते हो, या एक मतलब स्लेव की तरह यूज़ करते हो, वो हम यूज़ करेंगे। तो वो एक्चुअली क्योंकि यूएस इंडिया का साथ देता है अगेंस्ट रशिया, तो ये अगर यूएस को बोला गया तो इनडायरेक्टली इंडिया के साथ भी थोड़ा सा है, बट इंडिया ने बुरा नहीं माना इस बात का, ठीक है। तो ऐसे देखिए देखिए कैसे अंडरस्टैंडिंग के साथ पार्टनरशिप्स बहुत अच्छे से बिल्ड होते, तो बहुत अच्छा आइडिया है, आप उसको अच्छे से समझें, राइट। अब ना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मैंने बताया था ना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, राइट। क्योंकि मतलब दो प्राइवेट कंपनी जैसे बेसिकली यहाँ की टाटा कंपनी होगी और वहाँ की रफाइल होगी, तो उन्होंने बोला कि इसे मतलब टाटा बोला कि हमको ये मोटर बनानी अच्छी आती है, तो उधर रफाइल जो कंपनी है जो वहाँ के मतलब जो फाइटर जेट्स बनाती है, जो हम लोग खरीद रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने 36 खरीद लिए हैं जब अरुण जेटली साहब थे तब तक, ठीक है, तो उसमें से जो है इंडिया बोले कि हम ये वाला मोटर बना देंगे, ठीक है ना, तो आप उसको अपने उसमें मतलब फिट कर लेना, ऐसी कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग या पार्टनरशिप बन जाए, तो उससे क्या होगा, रफाइल को कम मतलब टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिया भी मतलब इधर से बना देगा, तो जल्दी वो हमको मतलब डिलीवर कर सकते हैं रफाइल्स, राइट, जो फाइटर जेट्स हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। सो इन द स्ट्रेटेजिक स्फेयर, ठीक है, फ्रांस अनाउंस्ड पब्लिकली दैट इट डिसअप्रूव्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन प्लस पार्टनरशिप प्लान्स, ठीक है ना। अब ये जो एक नया आया था मुद्दा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो प्लस पार्टनरशिप प्लान, मतलब इसमें क्या है, इंडिया को भी शामिल किए जाने की बात करी जाई थी, जिसको कि फ्रांस ने डिसअप्रूव कर दिया, पब्लिकली बोल दिया कि नहीं, हम इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। दैट वुड सी द ट्रांस अटलांटिक अलायंस बिल्ड डायरेक्ट टाइज विद जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड इवन इंडिया। अब जो कि आगे देखा जाएगा कि जो ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस है उसमें डायरेक्ट टाइज किसके साथ साथ हो जाएंगे, फ्रांस के साथ, सॉरी, इसमें जापान हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड इवन इंडिया हो जाएगा। अब न्यू दिल्ली हैड ऑलरेडी रिजेक्टेड द प्लान, इस प्लान को न्यू दिल्ली ने रिजेक्ट कर दिया, जो ट्रांस अटलांटिक वाला प्लान था, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैड सेड दैट नेटो इज नॉट अ टेम्पलेट, मतलब एक ऐसा खाका नहीं है, एक ऐसा मतलब एरिया नहीं है जो मतलब इंडिया के ऊपर, क्योंकि देखिए जो नेटो है वो यूरोपियन मोस्टली कंट्रीज हैं, ठीक है ना। अभी फिनलैंड जो 31st कंट्री उसने ज्वाइन किया, तो अभी टोटल मतलब नेटो में 31st कंट्रीज हैं, ठीक है ना, 31 कंट्रीज हैं, तो वो बिल्कुल अलग, उनके मतलब अलग मुद्दे हैं, उनकी अलग जो है ज़रूरतें हैं, ठीक है ना, उसका अलग उद्देश्य है, तो इंडिया इसमें फिट नहीं होता है। तो दही बोला कि दैट अप्लाइज टू इंडिया, है ना, कि मतलब इज नॉट अ टेम्पलेट दैट अप्लाइज टू इंडिया, तो ऐसा जयशंकर सर ने बोला है, ठीक है। तो इसलिए नेटो प्लस का मामला खारिज कर दिया इंडिया ने, ठीक है। एज अ रिजल्ट डिस्पाइट अ पुश फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, ठीक है ना, द नेटो समिट इन विलनियस
ठीक है ना, दिस मंथ ड्रॉप्ड मेंशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो अब नेटो की जो समिट होने वाली थी विलियस में, दिस मंथ होने वाली थी, उसने इस तरीके के किसी भी प्लान को मतलब बिल्कुल ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया कि नहीं नहीं ठीक है, हम मतलब नेटो का एक्सपेंशन नहीं करेंगे, प्लस मतलब उसमें कोई और कंट्री को ऐड भी नहीं करेंगे। ठीक है, द इंडिया फ्रांस रोड मैप ऑन द इंडो पैसिफिक रिलीज लास्ट वीक फर्दर क्लैरिफाइज दैट neither side is attempting to pull the other side into its other regional military coalitions। तो देखिए जो नेटो है वो एक रीजनल मिलिट्री कोलिशन है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों कंट्रीज ने ये साफ कर दिया है, ठीक है, कि ना ही हम इंडिया को चाहते हैं कि वो नेटो में शामिल हो, और ना ही इंडिया हमसे ये एक्सपेक्ट करे कि हम जो है इसमें जो जो ये हमारा यहाँ पे ट्रांस अटलांटिक अलायंस है इनमें हम शामिल होंगे। ठीक है, ऐसे करके बिल्कुल क्लियर कर दिया। सो फ्रांस वाज कूल टू प्लान्स फॉर क्वाड प्लस कोलिशंस फर्स्ट फ्लोटेड इन 2020। जो ये क्वाड था ना, क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, क्वाड मतलब होता है 4, ठीक है। तो क्वाड में जो 4 कंट्रीज हैं, तो उसका जो ये मतलब एक साथ है, तो जिसको 2020 में पहली बार जो बोला गया था, एक आइडिया लेके आया गया था, विच वर मोर और लेस ड्रॉप्ड आफ्टर द यूएस फ्रांस रिफ्ट ओवर द ऑकस अग्रीमेंट। ठीक है ना, तो इसमें मतलब जो ये था ना प्लस, इसमें मतलब फ्रांस को ऐड करने वाले थे क्वाड में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसको भी छोड़ दिया गया, क्योंकि यूएस और फ्रांस के बीच में कुछ रिफ्ट मतलब कुछ ऐसी दरार आ गई थी। ठीक है ना, कौन से मुद्दे को लेकर? ऑकस अग्रीमेंट को लेकर। अब ऑकस क्या होता है? अब ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूके मतलब क्या हो गया? यूनाइटेड किंगडम, एंड यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये तीनों थे, इसमें इसको ऐड करना था, बट जो है फ्रांस के साथ यूएस की कुछ हो गई डिफिकल्टी, जिसकी वजह से इस प्लान को भी ड्रॉप कर दिया गया। तो इसको लेकर फ्रांस वाज कूल, लाइक फ्रांस को कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है ना, देखो ये क्या लिखा है, फ्रांस वाज कूल टू प्लान्स राइट फॉर क्वाड प्लस, नहीं समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो मतलब बहुत ही लिबरल टाइप की मतलब कंट्री है। ठीक है, सो क्या है, फ्रांस इज ऑल्सो द ओनली कंट्री द इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड ज्वाइंट पेट्रोल्स विद सो फार, राइट। फ्रांस ही केवल इकलौती ऐसी कंट्री है, ठीक है ना, जो इंडियन नेवी के साथ में ज्वाइंट पेट्रोल्स मतलब एक निगरानी रखने वाली जो एक्सरसाइज होती है उसको किया है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, राइट। एंड फ्यूचर प्लान्स कुड इन्वॉल्व द यूज ऑफ French international territories in Reunion, New Caledonia and French Polynesia and even India's Andaman Islands for port calls। अब देखिए पोर्ट कॉल्स क्या होता है, अब ये कहा जा रहा है यहाँ पे, और फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, जो कि फ्रांस और इंडिया के क्या प्लान्स हैं, इंटरनेशनल जो टेरिटरीज हैं, जैसे रीयूनियन हो गया, तो न्यू कैलेडोनिया हो गया, फ्रेंच, ये सारी फ्रांस के अंडर में आती हैं, और जो इंडिया का है जो अंडमान आइलैंड वो हमारे अंडर में आता है। ठीक है, तो उसके लिए पोर्ट कॉल, तो जैसे मान लीजिए कोई इनकी सबमरीन जा रही है, ठीक है, तो उसको मान लीजिए पेट्रोल भरवाना है या कोई इमरजेंसी हो गई तो रुकना है, तो वो लोग अंडमान आइलैंड पर आराम से रुक सकते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ इसका अग्रीमेंट रहेगा फ्रांस के साथ। ठीक है, वैसे अगर इंडिया की कोई सबमरीन जा रही है, उसको अगर मान लीजिए पेट्रोल वगैरह चाहिए या कोई इमरजेंसी आ गई, कोई भी चीज़ की जरूरत हो, तो मतलब जो है कैलेडोनिया में रुक सकती है, फ्रेंच पोलिनेशिया में रुक सकती है, रियूनियन में भी रुक सकती है, राइट। तो ये पोर्ट कॉल्स भी हमारे लिए, और उसके बाद क्या है, रिकॉनेसेंस बाय बोथ नेवीज ऑन अ बायलेटरल बेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से बायलेटरल मतलब तो हम लोग मतलब जो है द्विपक्षीय तरीके से अपनी नेवीज को हैंडल करने का चीजें देख रहे हैं। ठीक है, while India's ties with each of P5 countries is unique। अब जितने भी P5 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन, तो इसको P5 मतलब क्या होता है, परमानेंट 5। ठीक है ना, तो परमानेंट मेंबर जो होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो कौन है? चाइना है, और दूसरा क्या है? रशिया है, देन नेक्स्ट क्या है? स्पीक विद मी, राइट, यूनाइटेड किंगडम है, देन क्या है? फ्रांस क्या है, और क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। तो ये जो P5 कंट्रीज हैं, इन सभी कंट्रीज के साथ इंडिया का रिलेशन एक यूनिक तरीके के, सबके साथ अलग अलग मतलब रेपो शेयर करते हैं, राइट। द फीचर दैट सेट्स अपार्ट द इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप इज दैट, अब एक ऐसा फीचर, एक ऐसा गुण, कौन सी ऐसी बात है जो ये बाकी सारी कंट्रीज से इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप को अलग करता है? वो क्या है? जियो पॉलिटिक्स सैंस। ठीक है ना, अब मतलब सैंस होता है विदाउट, जो भी जियो पॉलिटिक्स हम लोग करते हैं, ठीक है ना, जियो पॉलिटिकल जो भी हम लोग अग्रीमेंट्स करते हैं, ठीक है ना, मीटिंग्स करते हैं फ्रांस और इंडिया, उसमें क्या सैंस मतलब विदाउट वैल्यू जजमेंट, हम मतलब एक दूसरे को जज नहीं करते। जैसे मणिपुर में क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, तो उसको फ्रांस हमारे बारे में कुछ नहीं बोलता। अभी मतलब फ्रांस में जो 18 ईयर ओल्ड था, जो इमिग्रेंट था, उसको गोली मार दी गई, तो उसके चक्कर में पूरे फ्रांस में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया, पूरे वर्ल्ड में दिखाया गया। ठीक है, तो उसके बारे में हम नहीं बोलते, तो हम ये नहीं कहते भाई तुम्हारी वैल्यूज़ कैसी हैं, तुम्हारे यहाँ तो वायलेंस हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और जो है ह्यूमन राइट्स का वो हो रहा है, फ्रीडम बंद कर दिया आपने, सिविल सोसाइटी मूवमेंट नहीं करने दे रहे, तो एक दूसरे को जज नहीं करते एक दूसरे को। ठीक है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट है। तो ये आप लिख सकते हैं ये लाइन कि जो है, वाइल इंडिया टाइज विद ईच ऑफ द P5 कंट्रीज इज यूनिक, the feature that sets apart the India France relationship is this geopolitics sans, means geopolitics sans मतलब होता है विदाउट, geopolitics without value judgment। ठीक है ना, बिना वैल्यू जजमेंट किए हुए हम लोग जो है राजनीति करते हैं, एंड नो प्रेशर टू अलाइन देयर पोजीशंस, और मतलब अलाइन देयर पोजीशन मतलब एक सीध में मतलब एक दूसरे लोग स्टैंड लेने, जैसे कि अगर फ्रांस जो है सपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, तो हमारा कोई मतलब फ्रांस कोई मतलब इंडिया के ऊपर प्रेशर नहीं बनाता कि आप भी सपोर्ट करो, ठीक है ना, आप भी आ जाओ और यूक्रेन को सपोर्ट करो, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड्स है, तो ऐसा नहीं करते। तो कोई मतलब किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको समझा, राइट।
तो अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो आप अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आप उनको बनाइए, ठीक है। उनको बनाने के बाद आपको मेरे जो है किसी भी वीडियो पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर एक शॉर्ट नोट बना के सेंड करिए 5 to 10 पॉइंट्स ओनली, एंड देन दोस 5 to 10 पॉइंट्स व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू शुड स्टार्ट रिकॉलिंग, राइट, रिकॉल एंड देन ट्राई टू स्पीक वट एवर यू कैन स्पीक, राइट, जो भी आप कुछ टूटी फूटी बोल सकते हैं, दिस इज हाउ यू विल इंप्रूव। और उसके बाद आगे भी मीडियम चेंज करने के जैसे हिस्ट्री एनसीईआरटी ऑल दीज वीडियोज आर देयर ऑन द चैनल, यू कैन विजिट, राइट। तो ऐसे करके आप अपने मीडियम को चेंज कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।